कश्मीर लाइव के इस लाइव सेशन में आपका इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, तशवीश की बात है और बात ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस फिर बढ़ रहे हैं और अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें तो कश्मीर से जम्मू एंड कश्मीर से 687 न्यू पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिसमें से 250 फ्रॉम कश्मीर डिवीजन और इसी तरीके से फ्रॉम जम्मू तशवीशनाक फिगर है वो है 437। इसी तरीके से अब तक जो हमारे अमवात इस कोविड-19 पॉजिटिव या कोरोना वायरस की वजह से जो अमवात हुए हैं वो है 4540 यानी 4540 और इसमें से 2206 जम्मू में और 2334 कश्मीर डिवीजन से। नाज़रीन, मार्च 2020 से हम इस कोरोना वायरस से जूझते आ रहे हैं और फ्रॉम डे वन वी हैव बीन इन टच विद डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब जो हेड है गवर्नमेंट चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर के एंड विच इज द मेन कोविड एपिसेंटर। हम देखेंगे तो उस when the valley was overseeing this managing this COVID-19, it was the epicenter of this virus। तो उस दौरान डॉक्टर साहब से भी हमने बात की कि किस तरीके से इस वायरस का बिहेवियर यहाँ पर होगा। तो फर्स्ट वेव के बाद कश्मीर में सेकेंड वेव आ गई जो डेल्टा वेरिएंट का नाम था, तो उससे भी कश्मीर somehow anyhow we emerged through that wave। लेकिन अब जो तशवीश बढ़ रही है वो है कि थर्ड वेव एंड हर एक के दिमाग में यही सवाल है कि एज नेशनली अगर हम इंडिया में देखें तो कोविड-19 केसेस के डेल्टा हो या ओमिक्रॉन हो, केसेस बढ़ रहे हैं। तो मेरा डॉक्टर साहब से पहला सवाल यही होगा कि लाइक डॉक्टर साहब, विद ईच पासिंग डे कश्मीर इज रिपोर्टिंग एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ दीज कोविड-19 पॉजिटिव केसेस। तो हाउ डू यू सी दिस नेक्स्ट फ्यू मंथ्स? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं ये बात कहूँगा कि एक्सपर्ट्स का मानना था कि एक थर्ड वेव आने वाली है, इट इज इनएविटेबल। और जैसा हमने पहले देखा कि ओमिक्रॉन जो ये नया वेरिएंट है, ये साउथ अफ्रीका में पहले पाया गया एंड देन मतलब हमारे मुल्क में भी आया, स्पेशली जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहाँ पे लोगों का आमदरफ्त काफी ज्यादा रहता है, वहीं पे पहले डिटेक्ट हुआ। और इस वायरस की हमने एक चीज देखा कि इसमें इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, यानी कि ट्रांसमिसिबल ये बहुत ज्यादा है। एक आदमी जो इन्फेक्टेड होगा वो कितने और लोगों को इन्फेक्ट करेगा, इसका प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वेरिएंट्स। तो लेकिन एक मैं पहले ही एट द आउटसेट ये बता दूं कि एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें ये है कि हालांकि नंबर ऑफ केसेस ड्रामेटिकली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज जो है वो इस वायरस की वजह से, जो ये म्यूटेंट है ओमिक्रॉन, इसकी कम है। यानी कि पेशेंट्स उतने सिक नहीं हो रहे हैं, उतने एडमिशंस की जरूरत नहीं पड़ रही है एज ऑफ नाउ। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए, हालांकि ऑफिशियली हमारे पास अभी जो कश्मीर डिवीजन की अगर हम बात करें, अभी हमारे पास ऐसा कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है जिसमें ओमिक्रॉन पाया गया हो सकता है अभी जो हमारी जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स गए हैं उसके रिपोर्ट्स अवेटेड है, लेकिन ये इनएविटेबल है। जहाँ पे ये पहले जहाँ से शुरू हुआ, हर किसी कंट्री में आप इसके केसेस पाए जा रहे हैं। आप दिल्ली में देखिए, आप बेंगलोर में देखिए, आप मुंबई में देखिए या बाकी मेट्रोज में देखिए, इसकी प्रोपोर्शन एक्सपोनेंशियली इसके नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। और ऑफ लेट कुछ दिनों पहले जहां हमारे एवरेज नंबर ऑफ केसेस करीब 200 के अराउंड आ रहे थे, वो 600 तक को पार गया है। और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि और ज्यादा इंक्रीज हो जाए ये केसेस आगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो पिक्चर जो है, हमारी सिचुएशन जो है, दैट इज अंडर कंट्रोल। फर्दर ट्रांसमिशन जो है इस वायरस का वो हम लिमिट कर सकते हैं। देखिए, हम ओमिक्रॉन को आने से नहीं रोक सकते, आज नहीं तो कल इट इज एक्सपेक्टेड कि वो आ जाए, लेकिन जितना हम प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लें उतना हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी को जो है उसको इफेक्ट होने से रोक सकते हैं। ये ऐसी नौबत नहीं चाहिए कि फिर से एक लॉकडाउन का माहौल पहुंच जाए। अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में आता है, मास्क पहनना, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना या हैंड सैनिटाइजर का यूज करना, क्योंकि वायरस का ट्रांसमिशन वैसे ही है जैसे पहले था। अगर हम ये चीजें अपनाएं तो हम जो
एक्सपोनेंशियल राइज हो सकता है केसेस का, उसको हम लिमिट कर सकते हैं। आप देखें जितना साउथ अफ्रीका में या यहाँ पे अगर उस वेव की बात करें, जितनी तेजी से उनके नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो गए, उतनी तेजी से वो अब कम हो रहे हैं। इसलिए जितना हम उसको लिमिट कर सकते हैं, उस उतना ही तेजी से हम उसको कम ला के हम इस वेव जो है उसको लिमिट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आई हैव द क्वेश्चन, लाइक आपने कहा कि ये या जो अब तक नैरेटिव है कि लाइक ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ऑफ कोविड-19, इट्स लाइक किलिंग पीपल अक्रॉस द ग्लोब। और लेकिन आई वाज रिसेंटली रीडिंग द स्टेटमेंट ऑफ WHO चीफ, जिन्होंने कहा कि लाइक इट कैन नॉट बी डिसमिस्ड एज माइल्ड। हम इसको माइल्ड नहीं कह सकते हैं इस हिसाब से, लाइक इट इज बिहेविंग बिकॉज इट्स रैपिडली ना killing people and its hospitals are also getting overwhelmed. So can we say कि like अभी जो हमारा कश्मीर में है विंटर का सीजन है, तो इसमें से कोल्ड, फ्लू, फीवर, these all things are there also. So how would a person differentiate कि नहीं ये मतलब ओमिक्रॉन हो सकता है, ये डेल्टा हो सकता है, या फॉर एग्जाम्पल इट्स नॉट एज सीवियर और एनीथिंग लाइक दैट। एंड इन इटसेल्फ कि जो अब तक नेरेटिव है कि नहीं, फर्स्ट वेव का जो वेरिएंट था अलग छोड़िए उसको, सेकेंड वेव का जो डेल्टा था, we have somehow made it through it, but this Omicron is mild. But WHO chief कह रहे कि no, it's not mild. It's not as मतलब we cannot take it less seriously. No, nothing has been taken seriously. Everything is every situation is a serious situation. मगर ये मैं कहूँ, देखिए जो In हमारा fact, I'm sorry to interrupt you. In Kashmir, Jammu and Kashmir, we have already reported 3 cases in Jammu, and they had no travel history. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, देखिए ये जरूरी नहीं है कि हमें ये वेरिएंट पता करना है कि हमारा वेरिएंट कौन सा है हर किसी पेशेंट में। एंड रैपिड और एन आरटीपीसीआर टेस्ट ये हमें नहीं बता सकता है कि ये कौन सा वेरिएंट है। ओनली द जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो है वही हम उसी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा वेरिएंट है, कौन सा म्यूटेंट है इस कोविड का। फॉर पॉजिटिव वी जस्ट नीड एन रैपिड और एन आरटीपीसीआर टेस्ट। इसका ट्रीटमेंट देखिए हमारे पास ऐसा कोई नहीं है कि किसी ओमिक्रॉन का अलग ट्रीटमेंट हो, डेल्टा का अलग ट्रीटमेंट हो। जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वी हैव टू ट्रीट कोविड से, वी डोंट हैव टू ट्रीट ए स्ट्रेन। तो से इट इज ऑफ एकेडमिक इम्पोर्टेंस कि कौन सा स्ट्रेन इस टाइम यहाँ पे है, और इट इज पॉलिसी मेकर्स वहां पे ये उनके लिए ज्यादा जरूरी जानना है कि कौन सा वेरिएंट है, उसकी सीवियरिटी कितनी है, कितने लोगों को कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए अवेलेबल है कि नहीं। सो पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू ये जरूरी नहीं है उसके लिए जानना कि उसमें कौन सा वेरिएंट है इस टाइम। तो जो आप कह रहे थे कि सीवियरिटी, देखिए मैं ये कहूंगा कि प्रपोर्शनेटली जो अभी तक यहाँ पे हम केसेस देख रहे हैं उसके हिसाब से हम ये बोल सकते हैं, या अभी इट्स टू अर्ली टू कमेंट, इस पर रिसर्च चल रही है, बट फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव वी सी दैट द वेरिएंट इज अ माइल्डर वन। लेकिन इसमें एक चीज मैं देखिए, अगर हम जस्ट इफ यू ट्रांसलेट इनटू फिगर्स, देखिए अगर डेल्टा की बात करें, इसमें सीवियरिटी काफी ज्यादा थी। हम 20% पेशेंट्स ऐसे होते थे जो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती थी, और उसमें से अराउंड 20% उसमें जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ती थी, 20% ऑफ दोज 20%, सो इट कम्स आउट टू 5 to 8%। और मोर्टेलिटी देखा कि अराउंड 3% के अराउंड रहती थी इफ यू टेक एन ओवरऑल एवरेज पूरी कंट्री की अगर हम बात करें। देखिए ये हो गया 100 केसेस का डाटा, दैट मींस 20 विल बी एडमिटेड, विल नीड आईसीयू एंड 2 विल डाई। ये हमारा 100 केसेस का सिलसिला हो गया। लेकिन अगर ओमिक्रॉन का हम बात करें, लेट अस टेक एन आर्बिट्रेरी फिगर की उसमें 100 केसेस में मोर्टेलिटी सिर्फ एज कंपेयर टू डेल्टा ओनली 0.5% है या 1% है। लुक, या इसमें हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ 5% हो जाएगी, या इसमें आईसीयू की जरूरत सिर्फ 3% हो जाएगी। ये मैं एक स्पेकुलेशन से आपको बता रहा हूँ। लेकिन जितने इनके नंबर ऑफ केसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि डेल्टा अगर 100 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, ये ओमिक्रॉन 1000 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और उसमें अगर ये आप परसेंटेज ले लें तो एब्सोल्यूट बर्स में अगर उसको हम कन्वर्ट करें तो वो कितना ज्यादा हो सकता है एज कंपेयर टू डेल्टा। देखिए इसका आंकड़ा लिया था जो हम एडमिट 100 में से कह रहे थे, 1000 में आप अगर हम 5% के लिहाज से ही करें या 10% के लिहाज से ही करें तो एब्सोल्यूट नंबर विल बी मोर देन डेल्टा। सो दैट
भाई जो एक सिचुएशन ऐसी है कि उसको हम कंट्रोल यहीं पे करना है, तो कि ताकि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो ओवर स्ट्रेन ना हो जाए, वो एक केस लिमिट हो जाए, या जितने भी खुदा ना खास्ता जितने भी पेशेंट्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, उतनी फैसिलिटी हमारे पास हो अवेलेबल। सिचुएशन तो अलार्मिंग है ही, लेकिन सिल्वर लाइनिंग ये अभी तक जो रिसर्च देखा गया है कि इट वाज अ माइल्ड फॉर्म डिजीज, बट वी कैन नॉट रूल आउट कि कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं होगा, किसी पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी या डेथ्स नहीं होंगी। दैट आर पार्ट एंड पार्सल। आपने खुद देखा कि विद इन द कंट्री कुछ डेथ्स हुई हैं जो ओमिक्रॉन की वजह से हुई है, लेकिन अगर हम ये देखें कि नंबर ऑफ केसेस कितने बढ़ सकते हैं, उसको ट्रांसलेट नंबर्स में, एब्सोल्यूट नंबर्स में करें, so it can become an alarming situation if the number of cases is too high. If, for example, this our hypothesis comes true कि cases बढ़ जाएंगे, our health infrastructure will be again our burden, फिर से health infrastructure पर load आ जाएगा, तो हमारे पास जो अभी तक calculate देखिए हमारे पास जैसे डेल्टा टेस्टिंग फ्रेट, मतलब आर वी मतलब जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाती है इसकी, या जो हम टेस्टिंग करते हैं, इज इट लाइक enough to detect this variant, or yeah, maybe it is already in the community and we are missing it? बिल्कुल, देखिए अगर हम अब इसी टेस्टिंग की बात करें भी, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो देयर इज कांस्टेंट अपग्रेडेशन ऑफ बोथ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज एज वेल टेस्टिंग फैसिलिटीज। आप देखिए जैसे आरटीपीसीआर पहले सिर्फ एक लैब में होता था या दो लैब्स में होता था, स्किम्स में होता था, माइक्रोबायोलॉजी का डिपार्टमेंट जो सीडी हॉस्पिटल में वहां पे होता था, बट इट हैज बीन कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड। आज हम देख रहे हैं कि बाकी मेडिकल कॉलेजेस भी जो है, उसमें स्किम्स मेडिकल कॉलेज हो या बाकी अनंतनाग मेडिकल कॉलेज हो या बारामूला का मेडिकल कॉलेज हो, तो वहां पे भी टेस्टिंग आरटीपीसीआर की हो रही है। इनफैक्ट आई थिंक इन द लास्ट फ्यू डेज इवन इन द हेल्थ डिपार्टमेंट जो है जेएलएनएम या बाकी कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहां पे आरटीपीसीआर टेस्टिंग का एहतमाम किया गया है। इसके अलावा ट्रूनेट मशीन हर जगह अवेलेबल है, रैपिड तो इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे अवेलेबल है हमारा रैपिड टेस्टिंग की फैसिलिटी। तो टेस्टिंग फैसिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, और उसको टेस्टिंग फैसिलिटी को मैक्सिमम स्ट्रेच किया जा सकता है, जिसकी वजह से टेस्टिंग हम इंक्रीज कर सकते हैं। रही जीनोमिक सीक्वेंसिंग की बात, जीनोमिक लैब तो हमारे यहाँ यूटी में है ही नहीं। जो भी सैंपल्स जाते हैं वो वहां बाहर जाते हैं, जो भी एक्रेडिटेड लैब, जो भी वहां पे लैब्स है, उनका बर्डन जो है वो पूरे कंट्री का आता है। सो देयर इज अ लॉन्ग क्यू इन दैट, और उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जो हमारे प्रायोरिटी सैंपल्स होते हैं उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको प्रोसेस करें, और ताकि एक आइडिया मिल जाए, जो हाई रिस्क पेशेंट हमें सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये बाहर से आए हैं तो इनका चांसेस हैं ज्यादा म्यूटेंट्स आने का, तो वो हम टेस्टिंग फैसिलिटी कर रहे हैं। बाकी हॉस्पिटलाइजेशन की देखिए, हमने जब सेकेंड वेव आई, इट वाज ऑल हैंडेड ओवर बाय पब्लिक सेक्टर ओनली। कोई पेशेंट हमारे मेरे ख्याल में नहीं ऐसा हुआ जो प्राइवेट सेक्टर में पॉजिटिव एडमिट हुआ। सो एंड नोबडी वाज एवर डिनाइड अ बेड, किसी को ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई। दैट वाज मोर सीवियर वेव। उस लेवल पे तो हम देख रहे थे कि इवन प्राइमरी हेल्थ सेंटर पंचायत में भी, वहां पे भी कुछ लेवल पे वहां पे भी ईयरमार्क किए गए थे बेड्स एक्सक्लूसिव फॉर कोविड। तो हालांकि जब हमारे नंबर ऑफ केसेस कम हुए, कुछ हॉस्पिटल्स जो ये थे डेजिग्नेटेड थे, वो वापस अपनी नॉर्मल रूटीन में चले गए। लेकिन अगर खुदा न खासा वैसी सिचुएशन आएगी, आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू टेक कॉल, और उन हॉस्पिटल्स को हम वापस कोविड हॉस्पिटल्स डेजिग्नेट कर सकते हैं। और तो आई थिंक दे विल बी एबल टू कोप अप द लोड, बट इट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी एज सिटीजन्स के जो भी एसओपीज हैं, जो भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उस पर फॉलो करें, सो दैट वी कैन लिमिट द केसेस टू मिनिमम। अब डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में गो टू बैक टू स्क्वायर वन, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में रिजॉर्ट टू दोज स्ट्रिक्ट मेजर्स, चाहे वो उसमें से लॉकडाउन का हो, चाहे वो जैसा कि आज ही लाइक रीडिंग समवेयर लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का जो हमारा इन पर्सन टीचिंग है वो इट हैज बीन शिफ्टेड टू ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन अगेन। तो अभी हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेज हो या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो, तो हमें इन पर्सन एग्जाम्स के लिए जाना पड़ता है,
whether irrespective of the fact whether somebody is vaccinated or not vaccinated, या कोई एग्जाम्स होते हैं उसके लिए हमें जाना पड़ता है ऑफलाइन मोड के लिए. So is it feasible and is it like right at this point of the time when even though we do not have any Omicron cases in the valley, लेकिन COVID-19 positive cases बढ़ रहे हैं, to help these online offline mode of examinations, like can it be shifted to again online? देखिए मतलब it is only a few days on that in the near future what modus operandi has to be operated ये हमारी trend भी पता चलेगी, but as a medical expert I would like to say that we have to try to avoid all types of social gatherings when there will be a huge gathering. I think it's better to avoid such gatherings at this point of time, seeing the rapid increase in the number of cases. So that administration will take a call on that based upon the advice they get from the health experts or who are at the helm of affairs. तो वहां पर मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसे ही स्पीड से हमारे नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज होते गए तो देयर इज नो डाउट दैट ये जो जहाँ पे गैदरिंग्स हो सकती है वो एग्जामिनेशन सेंटर्स हो, वो कोचिंग सेंटर्स हो, तो वहां पे लोगों का आना जाना लिमिट किया जाए या ऑफलाइन मोड पे वापस कन्वर्ट किया जाए. तो only time will tell, but I think that is the order of the day. अभी डॉक्टर साहब विंटर्स है तो ऑब्वियसली वेंटिलेशन जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी चेंज हो जाता है और हमारे हाउसेस में जो वेंटिलेशन का सिस्टम है थोड़ा बहुत वो भी चेंज हो जाता है. इनफैक्ट इट बिकम्स अ लिटिल सफोकेटेड ना, हम ज्यादा गैदरिंग्स में होते हैं टू एंश्योर वार्मथ और बाकी चीजें. बट द पॉइंट माय पॉइंट हियर इज के इज इट लाइक अभी आप देखते हो कि हॉस्पिटल्स में इन विंटर्स में बहुत सारे जो है चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती है, तो उनका कॉम्बिनेशन और इस वेरिएंट का इफ नॉट कोविड अगेन इज देयर स्टेरिंग एट अस, तो हाउ लीथल इट कैन बी. एंड अभी जो चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल है जैसा कि हमने आगाज में ही कहा कि इट्स द मेन सेंटर टैकलिंग if it is coronavirus or if it is chest related problem. So how do you see the ground situation abhi? देखिए अभी हम अगर हम विंटर की बात करें, कोविड हो या ना हो, वैसे ही हम देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी डिजीज हो वो उनका जो इंसिडेंस है वो विंटर्स में ज्यादा होता है. ड्राई वेदर, कोल्ड वेदर, ह्यूमिडिटी कम होना, स्पेशली चिल्ड्रन और अडल्ट्स में हम देखते हैं कि इनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, तो ये ज्यादा इन्फेक्ट होते हैं ड्यूरिंग विंटर्स टाइम. या ऑलरेडी जो छाती के अमराज में मुब्तला होते हैं, वो सीओपीडी हो, एजमा हो, इनकी एक्सरसेबेशन इस टाइम होती हैं. या अगर आप फ्लू का सीजन देखिए, हमारा फ्लू का सीजन भी यही है, तो सिम्टम्स जो है इन हर किसी डिजीज में ओवरलैप होते हैं. सो इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर अ डॉक्टर और अ पेशेंट टू डिफरेंशिएट कि इसको कोविड है या नहीं है. इसको अगर एक्सरसेबेशन हुई है, ये इन्फेक्शन की वजह से हुई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, किस वायरस से हुआ है. सो ओनली द टेस्ट्स विल डिसाइड कि क्या कॉज हो सकता है इस एक्सरसेबेशन का, whether it is COVID, whether it is non-COVID, whether it is viral or bacterial, that only a test will decide. वैसे ही हम देख रहे थे कि हर साल देखते हैं कि विंटर की इंसिडेंस जो है इसमें सीओपीडी के, एजमा के एक्सरसेबेशंस होते हैं और हॉस्पिटल एडमिशन वैसे ही इंक्रीज होता है. अगर हम इस टाइम हम अपने अस्पताल की बात करें तो इस टाइम हमारा हॉस्पिटल में कोविड के लिहाज से जो है उतना एडमिशन उतना ज्यादा नहीं हुआ है. दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट. हालांकि केसेस बढ़े हैं, लेकिन पिछले एक महीने की बात अगर हम करें या 2 महीनों की बात करें, जब पिछला हमारा थोड़ा 1 महीने पहले सर्च हुआ था, हम हॉस्पिटल्स में जो एडमिशंस हुआ था जो करीब करीब 10 से 20 तक पहुंच गया था, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, अब तो मे बी अराउंड 60. लेकिन उसके बाद फिर हमने और कम हो हमारा नंबर ऑफ केसेस, तो वो अराउंड हमारा करीब 30 के अराउंड इस टाइम भी स्टैटिक है. तो हम ड्रामेटिक वो चीज नहीं देख रहे हैं कि हॉस्पिटल एडमिशन हमारा जो है वो इंक्रीज हो रहा है. दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट एज ऑफ नाउ. बट सीइंग द अलार्मिंग राइज in the number of cases, we have to be extra cautious. We have to educate the people कि जो हमारा एडमिशंस हैं वो लिमिट हो जाए और हम इस वबा से जो है इसको कंट्रोल में रखें और हमारे केसेस इंक्रीज ना हो, जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशंस जो है वो इंक्रीज हो सकती हैं.
डॉक्टर साहब, अब हम बात करें कि वैक्सीन्स की, लाइक जो अब तक हमने पहला जो डोज किया, फिर उसके बाद दूसरा, आर दे एफिशिएंट, लाइक और डू वी डेफिनेटली नीड अ बूस्टर्स? एंड व्हाट अबाउट फ्रंट लाइन वर्कर्स, स्पेशली हु आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल में आमने सामने होते हैं सब सिंस डे वन? एब्सोल्युटली। देखिए, जो हम पिछले स्टैटिस्टिक्स की तरफ अगर हम जाए, तरफ जो है जो हमारे हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए इन द 6 months पोस्ट वैक्सीनेशन, हमने देखा कि जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज और मोर्टेलिटी यानी डेथ्स, उनमें ज्यादा हुई जो अनवैक्सीनेटेड थे या सिंगल वैक्सीनेटेड थे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो डाउट about the efficacy of the vaccination. No doubt the vaccinations are decreasing the severity of the disease. Positive होना या ना होना, it is not important. Positive आप तब हो सकते हैं जब आप वैक्सीन हो, लेकिन important है कि आपकी severity of disease ज्यादा ना बढ़े, जिसकी वजह खुदा ना खास्ता हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है या डेथ हो सकती है, उसको हमें कंट्रोल करना है। तो वो हमने देखा कि सेकेंड वेव में भी या अभी ऑफ डेट उसके बाद भी हमने देखा कि जो एडमिशन्स हुए वो प्रिडोमिनेटली उनमें हुए जो अनवैक्सीनेटेड थे या सिंगल डोज वैक्सीनेटेड थे। तो बूस्टर डोज की पॉलिसी जो है वो ऑलरेडी रोल आउट हुई है। पिछले हफ्ते से हमने देखा कि हमारे जो वो वाले 15 ईयर्स से ज्यादा की उम्र के थे जो सिटीजन्स हैं, उनको हमने मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनका वैक्सीनेशन होना है, तो दैट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो आज के दिन से 10 जनवरी से जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो कोमॉर्बिडिटीज में मुब्तला है या 60 ईयर्स के जायद की एज के, उनका भी बूस्टर की जो है मुहिम जो है वो स्टार्ट हुई है, जिन्होंने 9 महीने से पहले अपना वैक्सीन लिया हो। तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग, उनको सामने आगे आना चाहिए, बिकॉज दिस इज द ओनली वे जो हम देखते हैं कि जो हमें इस वबा से बचा सकता है और एक बंदे को सीवियर डिजीज ना हो या डेथ ना हो, उससे हमें बचा सकता है। दिस इज द ओनली वे, क्योंकि अभी तक भी हम आप देखें हमारे पास कोई भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ही नहीं है कोविड का। सो दी COVID appropriate behavior and the vaccination are the only ways where we can get rid of this pandemic. तो उसके अलावा वैक्सीनेशन की एफिकेसी अगर हम रिगार्डिंग ओमिक्रॉन देखें, इट्स येट टू बी सीन। इस पे रिसर्च ऑलरेडी चल रहा है कि ये कितना इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि जो हमारे मैक्सिमम वैक्सीन जो थे वो जो एंटीबॉडीज फॉर्म कर रहे थे दैट वाज अगेंस्ट स्पाइक प्रोटीन। तो स्पाइक प्रोटीन में ही इस ओमिक्रॉन में म्यूटेशंस आई हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। बट डेफिनेटली जो डाटा अभी इमर्ज हो रहा है फ्रॉम रिसर्च दैट वैक्सीन्स आर नो गिविंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस। तो जितना हमारी इनबिल्ट इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जितना हमारा immune system modulate हुआ होगा because of the vaccine, that will give us protection against the any variant of the vaccine. Variant of the virus. Dr. Saab, now we are concluding, but before that, my questions to you will be कि अब जो हम देख रहे हैं कि चाहे COVID-19 का पहला वेव हो, जिसमें people from the जो old generation थे या above 60 थे, they were becoming more vulnerable to it. And then the second wave, young people who have had bilateral pneumonia. So it is, in case the third wave comes, we are not in its peak, not we have just recorded just 3 cases जिसमें जम्मू के थे वो, and they probably have recovered. But in case this virus comes to Kashmir, and as you said, it will, so what will be the, like, how would we detect it, and कैसे, like, how ये किसको impact ज़्यादा करेगा? देखिए, कोविड कोई एज को स्पेसिफिकली टारगेट नहीं करता है। देखिए, इनफैक्ट कोई भी हो सकता है, यहाँ से न्यूबॉर्न से लेके एल्डरली तक कोई भी इन्फेक्ट हो सकता है पॉजिटिव। वी हैव सीन इन सेकंड वेव, फर्स्ट वेव, थर्ड वेव, ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप इसमें इन्फेक्ट होगा। ऑल एज ग्रुप्स वर इन्वॉल्व, लेकिन जो सीवियरिटी ऑफ डिजीज जो है, जिसमें सीवियर कोविड में जो मुब्तला हुए, they were in the first wave, they were predominantly जो 60 साल की जायद की उम्र के थे या कोमॉर्बिडिटीज में मुब्तला थे।
सेकेंड वेव में हमने देखा कि एवरीबॉडी वाज इन्वॉल्व, स्पेशली यंग पीपल जिनमें कोमॉर्बिडिटीज थी भी नहीं, वो भी इन्वॉल्व हुए इन एडिशन टू द एल्डरली। तो ये ऐसे ही ओमिक्रॉन जो है, जो यह न्यू वेरिएंट है, ये भी हर किसी को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन सीवियरिटी ऑफ डिजीज जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, अभी तक हमने देखा है कि कम है। लेकिन स्पेशली अगर सीवियरिटी कम हुई, इनफेक्ट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन टारगेट वही रहेंगे जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोग होंगे, जो बाकी डिजीज में मुब्तला होंगे, जिनकी वजह से इम्यूनिटी कमजोर होती है पेशेंट की, वो ज्यादा ससेप्टेबल हो सकते हैं इसमें। क्योंकि हमने पहले देखे, जैसे पहले एक्सपर्ट्स का कहना था कि हमारी जब थर्ड वेव आएगी तो उसमें ज्यादा अंदेशा था कि उसमें बच्चे इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर हमने जो एक सीरो सर्वेलेंस स्टडी हुई, हालांकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे, लेस देन 18 ईयर्स किसी को वैक्सीनेट नहीं हुआ, तो काफी इंस्टीट्यूट्स में सीरो सर्वेलेंस स्टडीज हुई, उसमें देखा गया कि बच्चे ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो थी वो फॉर्म हो चुकी थी, मे बी बिकॉज ऑफ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन, या उसमें घर में कोई इन्वॉल्व हो, वो एसिम्प्टोमेटिक रहे हो और इन्फेक्ट हो गए हो, तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज थी। तो इस वजह से उनमें भी ऑलरेडी एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका है। दिस रेज टू अराउंड 82% बच्चे हमने देखे उसमें कि वो ऑलरेडी एंटीबॉडीज उसमें बॉडी में थी। तो फिर उसी की वजह से ये अंदाजा लगाया कि हो सकता है बच्चे इसमें इन्वॉल्व ना हो या सीवियर डिजीज में मुब्तला ना हो। लेकिन कोविड डज नॉट सी एनी एज। देखिए, कोविड हर किसी एज ग्रुप को इन्फेक्ट कर सकती है, हर किसी, वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, हर किसी को इन्फेक्ट कर सकती है। और प्रपोर्शनेटली हम देख रहे हैं कि जो एल्डरली हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, उनमें ज्यादा ये चांस है कि वो सीवियरिटी ज्यादा इख्तियार करे। ठीक। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज ही मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक हॉस्पिटल में जो ओपीडी है, वहां पर एक बड़ी कतार लाइन लगी हुई थी अटेंडेंस की, विदाउट एनी अडेयरिंग टू एनी फिजिकल डिस्टेंसिंग और एनी काइंड ऑफ एसओपीज। सो दिस इज मतलब irony, like the hospitals should be the place where this SOP should be put in place, but besides hospitals, अगर मैं अपने ट्रैवल की बात करूं, so even in our buses, वहां पर भी कोई SOP नहीं है। roads पे obviously the authorities had come today on the roads again, like just few months back, रोड पर आए थे, वो मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। so are these like what is being said on television or on media really being adhered on the ground? Because हम तो शायद अभी भी इसको seriously नहीं देखते। Absolutely, देखिए, lockdown the answer? See, lockdown, देखिए, it's a responsibility of every citizen of the society to adhere to it. It's देखिए, ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए कि एक एडमिनिस्ट्रेशन को पुलिस के हाथ में ये डंडा देना पड़े कि आप लोगों को ये एनफोर्स करे। इट्स एन ऑटोमेटिक थिंग विच द पीपल शुड अंडरस्टैंड। इट्स ये कोविड किसकी, मतलब देयर इज कोई बच नहीं सकता इससे, लेकिन जितने हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, दे शुड बी बाय विल। Everybody knows that जो क्या क्या precautionary measures लेने, it is the people who have to adhere to it, rather than the administration should be forced to intervene and forced to force the people to adhere to the SOPs. So no doubt, अगर लोग नहीं मानते हैं तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू इंटरवीन, टू एंश्योर कि जहाँ पे भी है SOPs फॉलो किए जाए। और उसके अलावा जो स्पेशली मास्क देखिए, अगर कहीं पे भी जाए, वी कैन कंटिन्यू आवर रूटीन एक्टिविटीज इफ वी वियर मास्क कंटिन्यूअसली। अगर ऐसा रहेगा कि लोग नहीं मानते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन विल बी फोर्स टू एंश्योर कि ये SOPs फॉलो किए जाए। और तब भी अगर हमारे नंबर ऑफ केसेस जो है वो इंक्रीज हो जाए, तो देन लॉकडाउन कैन बी द ओनली वे। तो आई थिंक इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल शुड एडहियर। और अगर वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है वो फॉलो करें, तो आई डोंट थिंक दैट उसकी नौबत आनी चाहिए कि जहाँ पे हमें लॉकडाउन की सिचुएशन पैदा हो। और स्पेशली जो हॉस्पिटल्स की आप बात कर रहे थे, इट्स द ड्यूटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल कि वो इंश्योर करे कि वहाँ पे जो है
एसओपीज फॉलो हो जाए, क्योंकि वहाँ तो हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, क्योंकि वहीं बिल्कुल। पे एक पेशेंट तो है ही, अगर खुदा ना खास्ता एक पेशेंट इन्फेक्ट होगा हुँ, वहाँ पे, तो वो सब अगर एसओपीज वहाँ पे फॉलो नहीं हुए, मास्क नहीं पहने, तो वहाँ पे वो सबको इन्फेक्ट कर सकता है, बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग क्यू, दे हैव टू वेट फॉर लॉन्ग आवर्स टू गेट देयर टर्न इन द ओपीडी, तो वहाँ पे एक हॉटस्पॉट बन सकता है, और साथ में उनके अटेंडेंट्स जो उनके साथ में होंगे, दे विल आल्सो गेट इन्फेक्टेड, एंड these can be breeding places जहाँ से हमें ये एमिनेट हो सकती है ये इन्फेक्शन टू डिफरेंट प्लेसेस, और ये लोग जो है डिफरेंट एरियाज से आते हैं, तो वहाँ पे ये गॉड फॉरबिड ये हर जगह स्प्रेड हो बिल्कुल। सकता है अगर एसओपीज वहाँ पे फॉलो नहीं किए गए। Dr. Naveed Saab, thank you so, so much for taking out your busy and precious time for us. I'm so thankful to you that you joined us today and आपने इस मुद्दे पर बात की जो इस टाइम बहुत ज़रूरत भी है हम सबको जानने की, इसके लिए हमें एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे दी। We are so thankful to you, Dr. Saab. So thankful to you. थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर, Take थैंक यू care. वेरी मच।